हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग देखिए अपना जो पिछला लेक्चर है उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में क्या देखा था? लास्ट वाले लेक्चर में देखा था कि जब हमारे यहाँ ये एलपीजी रिफॉर्म लागू किए गए उस टाइम क्या सिचुएशन भारतीय अर्थव्यवस्था की ऐसी क्या बन गई थी और क्या क्या कमियां थी कि जिसकी वजह से हमें ये एलपीजी रिफॉर्म लागू करना पड़ा, मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उसके पीछे का पूरा रीज़न हम लोगों ने समझ लिया था। अब हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, अब जो एक एक शब्द आया ना, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उसको हम डिटेल में समझेंगे क्या है। देखिए, अब यहाँ से आपको ना कह लीजिए कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि यही जो यहाँ पे सुधार किए गए वो प्रेजेंट टाइम में वो चीज़ें चली आ रही हैं। तो अब यहाँ से समझ लिए कि आपका एक होता ना कि आप लोग जब इतिहास पढ़ते होंगे तो एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न का विस्तार अभी तक वो चीज़ें चली आ रही हैं चीज़ें, तो वही है इकोनॉमिक्स का ये पीरियड मान सकते हैं। ठीक है, देखिए उदारीकरण, अभी बात यही चल रही थी कि भाई जिस टाइम भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद अर्थव्यवस्था को या फिर अपने उद्योग व्यापार, ठीक है, लघु उद्योग हो गए, इंडस्ट्री हो गई, सबको इस्टेब्लिश करने के लिए काफ़ी नियम कानून बनाए गए। ठीक है, एक टाइम के बाद देखा गया कि जो ये नियम कानून है वही भारत की समृद्धि और विकास में बाधा बनते चले जा रहे थे। तो फिर उनको दूर करने के लिए जो लाइसेंस नीति थी, लाइसेंस कि भाई हर उद्योग आपको इस्टेब्लिश करने के लिए, हर चीज़ों को स्थापित करने के लिए आपको एक क्या होगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी को मुक्त किया गया कि भाई नहीं, बहुत से उद्योगों को फ्री किया गया कि भाई बिना लाइसेंस, ये उद्योग हैं इसमें गवर्नमेंट काम करेगी, शेष जितने बचे वो बिना लाइसेंस पे आप नॉर्मल प्रोसेस कर दिया गया कि भाई आपके पास ये डॉक्यूमेंट है या दस्तावेज है तो आप अब इंडस्ट्री या फिर उद्योग जो भी स्थापित करना चाहते हैं ईजिली कर सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ों में वो चीज़ें जो है ईजी की गई। ठीक है, देखिए क्या था कि जो धीरे धीरे आप देखिए उदारीकरण का प्रोसेस तो 1980 से लागू किया, लेकिन स्टार्ट किया जाने लगा था, लेकिन सबसे मतलब महत्वपूर्ण जो बदलाव था या कह सकते हैं कि व्यापक रूप में एकदम स्थायी रूप से लागू कर दिया गया वो 1991 से इसको बहुत बड़े पैमाने पर लागू किया गया। जैसे किस्में औद्योगिक क्षेत्र हो गया, वित्तीय क्षेत्र हो गया, कर सुधार, विदेशी विनिमय, व्यापार, निवेश क्षेत्र, इन सब पे क्या हुआ कि विशेष रूप से 1991 में इसमें संशोधन किए गए। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसके पहले देखा था कि भाई टैक्सेशन की क्या व्यवस्था थी, हाँ, इंडस्ट्री लगाने की क्या क्या नियम थे, वो अब धीरे धीरे चेंज करने लगे। अब देखिए, अब एक एक जो चेंज किए गए ना इन सब चीज़ों में, अब हम लोग देखेंगे एक एक चीज़ में कि बदलाव पहले क्या थे अभी क्या किए गए। जैसे इंडस्ट्री क्षेत्र, सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था थी। ठीक है, कि आपको कोई भी चीज़ स्थापित करने के लाइसेंस मतलब सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। उसमें बहुत सारे मतलब कह सकते हैं बहुत ही पेचीदा रास्ता था। ठीक है, जिसमें उद्यमियों को क्या होता था, उद्यमियों को फर्म स्थापित करना और बंद करने की, अब देखिए आपको स्थापित करना है उसके लिए काफ़ी डॉक्यूमेंट और जांच पड़ताल के बाद स्थापित, अगर आप बंद भी करना चाहते हैं कि भाई अब हम उद्योग बंद करना चाहते, उसके लिए भी आपको बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। ठीक है, ठीक है, देखिए वही अनुमति प्राप्त करनी होती थी। और बहुत से ऐसे उद्योग थे जहाँ पे कह दिया गया कि भाई ये इंडस्ट्री सरकार ही चलाएगी, निजी क्षेत्र इसमें नहीं कर सकता। और बहुत से ऐसे भी प्रोसेस थे कि भाई कि अच्छा जो, क्योंकि देखिए उस टाइम जो सिचुएशन थी, हमें जो छोटे उद्योग थे, ठीक है, जो लघु उद्योग बोले जाते हैं, लघु उद्योग का भी संरक्षण करना था। तो बहुत से ऐसे उत्पादन इकाइयाँ थी इसमें कह दिया गया कि ये जो मान लिए कि बिस्किट बनाने का या कुछ और भी मान लिए ब्रेड हो गया, उसमें क्या, इसमें बड़ी इंडस्ट्री नहीं आ सकती, इसमें बस लघु उद्योग ही इसका उत्पादन कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नियम कानून थे। ठीक है, तो इन सब नियम कानून को क्या कर दिया गया, अब धीरे धीरे ख़त्म किया गया। देखिए लिखा है कि नहीं भाई, लघु उद्योग कर सकते थे सभी उद्यमियों को कुछ औद्योगिक उत्पादों की कीमत, अब कीमत भी सरकार की नहीं कि मनमाना वसूल कर रहे हैं या कुछ भी करें, सरकार का सब पे नियंत्रण था। ठीक है, अब देखिए 1991 के बाद क्या सुधार, इसमें कह दिया गया कि भाई कुछ क्षेत्र, ठीक है, जैसे अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायनों, औद्योगिक विस्फोटकों, इलेक्ट्रॉनिक, विमानन, औषधि, ठीक है, इन 6 उत्पादक श्रेणियों को छोड़कर, मतलब जो ये हैं इनको छोड़कर अन्य के लिए लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई। ये कह सकते हैं भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा क्या था, एक परिवर्तन था। ठीक है, और भारतीय अर्थव्यवस्था में, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन इस प्रकार से था, अब बहुत सी चीज़ों के क्या कर फ्री कर दी गई सबके लिए।
कि जैसे इसके पहले नहीं था कि भाई आपको इतनी लाइसेंस लेना पड़ेगा, इस क्षेत्र में केवल सरकार ही कर सकती है, उद्योग स्थापित कर सकती, ये जो है रिजर्व कर दिए गए थे लघु उद्योग स्थापित कर, नहीं अब सबके लिए फ्री कर दी गई। बस ये 6 चीज़ को छोड़ के क्या किया गया कि अब सब लोग सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ईजिली प्रोसेस कर दिया गया कि भाई वो इंडस्ट्री उद्योग लगा सकते हैं। बहुत से क्या किया गया कि जो दाम रेट निर्धारण थे, अब बाज़ार पे बहुत सी चीज़ छोड़ दी गई कि नहीं जो उत्पादन करे वो निर्धारित कर सकता है, ठीक है। अब जैसे कि कुछ क्षेत्र और केवल जो क्या किया गया सरकार ने अपने पास रख लिया, जैसे कि परमाणु ऊर्जा, रेलवे परिवहन, ऐसे कुछ जो क्षेत्र थे वो सरकार ने अपने पास रखा और बहुत सी चीज़ों को क्या कर दिया, फ्री लाइसेंसिंग कर दी गई, ठीक है। अनारक्षित श्रेणी में वही बात चल रही कर दी गई। अब वित्तीय क्षेत्र में क्या सुधार हुआ, देखिए वित्तीय क्षेत्र में इसके पहले क्या होता था कि बहुत सारे जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपने नाम सुना होगा, विदेशी मुद्रा जो यहाँ पे इनफ्लो आउटफ्लो होता था उस पर बहुत सारे नियंत्रण थे, किसके, आरबीआई ही नियंत्रण करता था तब भी और अभी भी। उसमें आरबीआई का देखिए अभी भी बैंकों पर रेगुलेशन ज़्यादातर आरबीआई के थ्रू ही होता है। उस टाइम में बहुत सारे नियम कानून थे कि कौन यहाँ पे धन ला सकता है, कहाँ पे जमा हो सकता है, कौन स्टॉक एक्सचेंज में लगा सकता है, बैंकों में कौन निवेश कर सकता है कौन नहीं, तो वो सब चीज़ें क्या हुई अब रिजर्व बैंक जैसे कि रिजर्व बैंक ही तय करता है कि कोई बैंक अपने पास कितनी मुद्रा जमा रखेगा, ये सब यही ब्याज दरों का भी निर्धारण करता था। लेकिन अब क्या हो गया, धीरे धीरे क्या हुआ, जब सुधार हुआ बैंकिंग मतलब कि बैंकिंग क्षेत्र में जो सुधार हुआ उसमें क्या कर दिया गया, अब इसमें सुधार सबसे बड़ा देखिए इसमें आपको शब्द मिलेंगे कैसे आपको यूज़ करना। अभी तक क्या था आरबीआई, जो अभी तक क्या आरबीआई था, अभी तक नियंत्रक था कि भाई रेगुलेट करता था। अब क्या कर दिया गया, देखिए वित्तीय क्षेत्रों को सुधार नीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि रिजर्व बैंक को इस क्षेत्र के नियंत्रक, ठीक है, मतलब रेगुलेशन की भूमिका से हटाकर उसे क्षेत्र में एक सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया गया। अभी क्या होता था कि वो सब चीज़ को मॉनिटर रेगुलेट कर, लेकिन अब ये क्या गया कि भाई आप कुछ कर रहे हो तो उसमें सहायक की भूमिका हो गई। वित्तीय क्षेत्र में रिजर्व बैंक की सलाह किए बिना ही कई मामलों में अपने निर्णय लेने के लिए बैंक क्या हो गए, अब आरबीआई के बहुत सारे नियम मतलब कि जो उनके नियम कानून थे उससे बंद, अब उनको क्या कर दिया, मुक्त कर दिया गया। साथ में क्या कर दिया गया कि भाई अब लोग बहुत से ऐसे डिसीजन थे, ठीक है, कि कहाँ पे जैसे शाखा खोलनी है, पहले ये नहीं था कि बैंक भी बता सरकारी कहते थे यहाँ पे आपको शाखा खोलनी है मतलब ब्रांच खोलनी है बैंक शाखा, कहाँ पे कौन नीति इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, आप लोन कितना देंगे, नहीं। अब बहुत से ऐसे क्षेत्र हो गए जहाँ पर बैंकों को क्या कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया, ठीक है। और अब बहुत से क्या हो गया कि विदेशी बैंकों को भी यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे अमेरिकन बैंक है और बहुत सारे बैंक, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत में विदेशी बैंक जिसको जितना नाम याद आ रहा है कि कौन कौन से भारत में इस टाइम वर्किंग करने हैं, तो उसको आप बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही क्या कर दिया गया कि बैंकों में क्या होता था कि निजी क्षेत्र की इन्वेस्टमेंट नहीं थी, मतलब निजी क्षेत्र को इन्वेस्ट नहीं कर सकता था, उसको 50% सीमा तक कर दिया कि भाई विदेशी बैंक, ठीक है, विदेशी क्षेत्र भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। अभी आप देखिए करंट टाइम में इसमें कुछ संशोधन किया गया, तो संशोधन क्या किया गया ये देखिए करंट का क्वेश्चन है और आपको कमेंट बॉक्स में इसको बताना है, ठीक है। देखिए अब क्या हुआ कि वही सब चीज़ कि भाई शाखाएँ खोलने ये सब अनुमति दे दी गई। अब कर व्यवस्था में क्या सुधार किया गया देखिए, प्लस बैंकिंग क्षेत्र में आप देखेंगे अभी जो ना म्यूचुअल फंड, पेंशन कोष और बहुत सारे जब मुक्त कर दिया गया लाइसेंसिंग या रेगुलेशन, तो बैंक अपनी तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव लेके आए जो आज भी काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से वो चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कर व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए, देखिए कर व्यवस्था कोई आप कह सकते हैं कि जो हमारी राजकोषीय उसको क्या कहते हैं, राजकोषीय नीति भी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे संशोधन क्या किए गए, जैसे कि ये देखा जाता था या आज भी ये माना जाता है कि अगर आप लोगों के ऊपर बहुत सारे जैसे डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर, 2 प्रकार के कर होते हैं, ठीक है। तो अगर आप प्रत्यक्ष कर ना बहुत ज़्यादा जो है बढ़ा देते हैं तो लोग क्या करते हैं, करों में चोरी बढ़ जाती है, एक नॉर्मल फिनोमिना है, माना जाता है कि भाई अगर आप टैक्स ज़्यादा करेंगे तो लोग कर देने से बचने लगते हैं। तो फिर 1991 के बाद क्या किया गया कि अब लोगों में क्या किया गया कि भाई टैक्स का जो रेट था धीरे धीरे आप देखेंगे टैक्स स्लैब कम होता चला जा रहा है, टैक्स को कम किया जाता है। आज भी आप देखेंगे कि कुछ सालों बाद टैक्स का जो स्लैब बढ़ा दिया जाता है, मतलब कि टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स लगता है उसमें कम आज भी वो कमी जारी रहती है, ठीक है।
अब देखिए उसमें क्या किया गया, प्लस साथ ही क्या कर दिया गया कि भाई जो अप्रत्यक्ष है वस्तुओं के ऊपर लगने वाले कर, उसमें भी धीरे धीरे कमी की गई, जिससे कि भाई चीज़ों को एक सामान्य रूप से लोगों को वस्तुओं का मतलब नहीं होता कि भाई अगर मान लीजिए 10 रुपये चीज़ पे अगर 10 रुपये 5% टैक्स लगा देंगे तो दाम बढ़ता चला जाएगा। तो समाज में क्योंकि वो वस्तुओं का उपभोग तो सभी कर रहे हैं, अमीर गरीब, तो एक समावेशी विकास के लिए क्या किया गया, अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्सों पर भी कमी का एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ। ठीक है, देखिए निगम कर में भी वही है, जो पहले बहुत अधिक था धीरे धीरे कम की गई। अप्रत्यक्ष कर की बात हम लोग कर दी गई कि भाई उसमें एक राष्ट्रीय स्तर पर बाजार के रूप में किया गया, भाई मार्केट है तो धीरे धीरे इनडायरेक्ट टैक्स को कम करने का प्रोसेस और ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दी गई। ठीक है, आप डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें और भी आपको मज़ा आएगा। ठीक है, जब चैप्टर ख़त्म होता है तो आपको क्या करना है कि एक सरसरी निगाह में एक बार आपको फिर इसको रीड आउट मार लेना। ठीक है, आप रीड आउट मान लीजिए, कोई भी डाउट आता है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो सीधे आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम जो ग्रुप है डिस्कशन वाला, ठीक है, आप उसमें क्वेश्चन पूछिए, आपको सीधे आपको वहीं पे आंसर दिया जाएगा। ठीक है, आप पर्सनल भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही और भी आपको देखिए क्या करना है कि आप उसको वीडियो पूरा देखते चलिए, क्योंकि बहुत सी जो चीज़ें स्किप की जा रही हैं या बहुत सी चीज़ें जैसे आप लोग चाहिए नहीं डिस्कशन, तो वो पिछले लेक्चर में क्योंकि वो डिस्कशन की जा चुकी हैं। ठीक है, तो हर लेक्चर एक दूसरे से लिंक होता हुआ चला आ रहा है। ठीक है, हम लोग समझ लिए कि बेसिक से ऐसे धीरे धीरे उठते उठते एडवांस की तरफ जाएंगे। अभी जब आपको जैसे कि राजकोषीय नीति आ गई या फिर टैक्सेशन सिस्टम अभी आगे जब डिस्कशन किया जाएगा, तो जो बेसिक है उसमें बेसिक हम लोग क्या करेंगे, बहुत हल्का सा टच करके निकलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके होंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब वीडियो भी आप लोग पूरा देखिए, लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं विदेशी विनिमय सुधार। साथ ही देखिए विदेशी विनिमय सुधार क्या किया गया, इसमें क्या किया गया, मुद्रा के जो मूल्य थे उसमें थोड़ी सी अवमूल्य मतलब कमी की गई। ठीक है, मुद्रा के मूल्य में कमी आई। ठीक है, इसमें क्या होता है, मुद्रा के मूल्य में कभी कमी करने से ये होता है कि भाई जैसे किसी में मुद्रा का मूल्य कमी हो गया कि तो इसमें निर्यात जो है थोड़ा सा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमारे मान लीजिए कि 100 रुपये हैं। ठीक है, अवमूल्यन समझिए मुद्रा का, 100 रुपये हमारे पास, अगर 100 रुपये बराबर $1 होता है। ठीक है, 100 रुपये $1 के बराबर अगर होता है, तो मान लीजिए कि हो सकता है कि हमारा मुद्रा का मूल्य जब अवमूल्यन कमी आई तो 110 रुपये में बराबर $1 हो गया। तो हम जो बाहर भेजेंगे ना, अभी हो सकता है कि उनको 100 रुपये में कोई एक चीज़ मिलती हो। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि 100 रुपये में कोई दो चीज़ उनको मिलती हो, लेकिन जब अब तब भी वो $1 में देते थे और उनको कोई एक वस्तु मिल जाती थी। लेकिन मुद्रा का जब अवमूल्यन हो गया तो $1 में ही उनको अब 110 रुपये ये मिल रहा है। हाँ, 2.5 चीज़ें मिल रही। तो इससे क्या होता है कि निर्यात थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो बताइएगा, इसको फिर अगले लेक्चर में डिटेल में समझ लेंगे। ठीक है, साथ ही क्या कर दिया गया, साथ ही जो है जैसे कि मुद्रा का मूल्य अब सरकार नहीं, वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे मार्केट पे छोड़ दिया गया कि वहीं से मुद्रा का मूल्य अब निर्धारण होता है। जैसे आप देखते होंगे पेपर है, पेपर पढ़ते हुए तो ये आता है ना कि भाई अब भारत में डॉलर का मूल्य ये है, यूरो का मूल्य ये रहा। तो उस हिसाब से जो है निर्धारण अब विदेशी मार्केट के मतलब वर्ल्ड लेवल पर जैसे होता है उसी प्रणाली को अपना लिया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या नाम, व्यापार और निवेश में क्या सुधार थे। इसमें क्या होता था कि इसके पहले जो हम लोग देखेंगे ना कि बहुत सारे जो भारत में चीज़ें आयात करते थे, मतलब कि जो मंगाते थे उसके ऊपर बहुत सारे हम लोगों ने टैक्स लगा रखे थे। टैक्स के साथ साथ क्या कर दिया गया कि बहुत सारे टैक्स लगा दिए गए जिससे कि वो आए इंडिया में लेकिन बहुत महंगी मिले, जिससे हमारे जो उद्योग अपने उद्योग जो सस्ते या नॉर्मल पैसे में उत्पादन कर रहे हैं लोग, क्योंकि ये बहुत महंगा मिलेगा तो लोग इसका ही उपभोग करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, तो इसको संरक्षण के लिए इस पर बहुत सारे टैक्स लगा दिए गए थे। ठीक है, तो एक ये व्यवस्था थी। साथ में क्या कर दिया गया कि ये थी, अभी हम लोग इसमें देखिए इसमें क्या सुधार किया गया, अभी हम लोग देखेंगे कि ये व्यवस्था थी, अभी हम बता रहे हैं व्यवस्था क्या थी। अब इसमें क्या कर दिया गया कि आधुनिक उद्योग लगाने के लिए बहुत सारे उद्योगों को प्रोत्साहन किया गया कि नहीं, अब आप जो है आप नए उद्योग लगाइए, स्थापित करिए। क्यों? क्योंकि अब देखेंगे ना कि उसमें क्या कर दिया गया कि जो आयात था, ठीक है, जो बाहर से हम लोग मंगाते थे, अब उसको क्या कर दिया गया, खोल दिया गया बहुत सारे चीज़ों को कि भाई जिसमें बहुत हानिकारक चीज़ें ना हो तो उसको खोल दिया गया कि भाई अब वो ईज़िली इंडिया में अपना व्यापार कर सकते थे। ठीक है, तो जिसको अब इनको
बाहर की वस्तुओं को कंपटीशन देने के लिए या प्रतिस्पर्धा के लिए अपने उद्योगों को अब क्या किया जाए, प्रोत्साहन देना स्टार्ट किया गया। ठीक है, साथ ही देखिए यहाँ पे इसलिए वहाँ पे नहीं कर, यहाँ पे देखिए दिया है कि क्या क्या हम लोग सुधार किए। ठीक है, यहाँ पे आयात और निर्यात पर परिणात्मक प्रतिबंधों को समाप्ति, वही जो उन्होंने डिस्कस की। प्रशुल्क मतलब कि वही टैक्सेशन में कटौती की। लाइसेंस जो कि भाई ये आप निर्यात कर सकते हैं या ये आयात कर सकते हैं, उसको समाप्त कर दिया। हानिकारक जो वस्तुओं को छोड़कर सभी को क्या कर दिया गया, लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई, ये सुधार हुआ। साथ ही आप देखेंगे कि मात्रात्मक प्रतिबंधों पर मुक्त कर दिया गया। वही कि भाई कृषि क्षेत्र में क्या होता था, कृषि क्षेत्र में बहुत सारे हम लोग बाहर की वस्तुओं का एकदम, कृषि क्षेत्र में तो बहुत सारे प्रतिबंध थे कि आप बाहर से नहीं आ सकती चीज़ें। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में बहुत मतलब जो भाई पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जो हानिकारक ना हो, उन सब चीज़ों को कि जो हानिकारक है पर्यावरण के नज़र से, उसको तो भाई प्रतिबंध बना रहा या उस पर नियंत्रण सरकार करती रही। और भी अन्य चीज़ों जो थी उसके अलावा उसको जो है क्या कर दिया गया, जो है उसको इंडिया में आराम से आने दिया गया, मतलब कि उसके ऊपर से रोक हटा ली गई। साथ ही हमारे यहाँ क्या होता था कि बहुत सारे चीज़ों को निर्यात करने पर भी, मतलब बाहर भेजने पर भी टैक्स लगते थे, जिससे होता था कि भाई ऐसा ना हो कि कोई कंपनी यहाँ पे बनाए, उसको लगे कि भाई विदेश में ज़्यादा फ़ायदा तो वहाँ भेज दें, हमारे यहाँ कोई पाए ही ना। तो अब ये क्या, जो टैक्स लगते थे निर्यात पे, वो भी समाप्त कर दिए गए। ठीक है, तो इससे काफ़ी आप देखेंगे बहुत बड़ा एक बदलाव हुआ। ठीक है, देखिए अब हम लोग अभी तक क्या उदारीकरण, अब निजीकरण देखते। क्या निजीकरण क्या होता है कि किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग देना या छोड़ देना हो। ठीक है, निजीकरण का क्या प्रोसेस आया, निजीकरण में क्या था कि देखिए सरकारी कंपनियां ना निजी क्षेत्र की कंपनियों में कैसे परिवर्तित हो जाती हैं। इसमें दो प्रकार के होते हैं, या तो सरकार का सार्वजनिक कंपनियों के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर हो जाना, कि भाई कोई कंपनी है और उसमें से सरकार जो है अपना जो भी मैनेजमेंट से संबंधित जो चीज़ें हैं या फिर जो उसको रेगुलेट करती हैं उन सबसे बाहर आ गई। ठीक है, छोड़ दिया, तो ये एक निजीकरण ये भी है। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच देना, या तो भाई कोई सरकारी कंपनी उसको सीधे बेच दे रही, तो निजीकरण का ये दो प्रोसेस है। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे एक चीज़ होती है विनिवेश। ठीक है, विनिवेश क्या होती है कि सरकार कोई कंपनी है, ठीक है, मान ली कोई कंपनी ए है, ठीक है, सरकार मान ली कि इसको प्रबंधित करती है और सरकार क्या कर रही है कि इसमें से अपने आधे से अधिक जो है शेयर या कुछ शेयर मान ली कि वो निजी क्षेत्र को बेच दे रही है, तो उसको विनिवेश कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, इसमें अभी आप देखेंगे विनिवेश, देखिए यहाँ पे आपको समझना किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहते हैं। थोड़ा सा टफ, लेकिन वही समझिए कि सरकार किसी भी कंपनी में से अपनी हिस्सेदारी को जब बेच देती है, हाँ, जैसे आपने देखा था कि अभी भी हाल में 1-2 साल में विनिवेश जो है पेपर में भी पूछा गया और डिसइन्वेस्टमेंट से संबंधित क्वेश्चन भी आए थे मेंस में भी। कहीं हमने देखा था कि भाई विनिवेश भारतीय अर्थव्यवस्था, विनिवेश के बारे में बताइए और भारतीय अर्थव्यवस्था में विनिवेश के प्रभाव के बारे में बताइए। अभी लोग देखेंगे जब एडवांस थोड़ा सा दे जाएंगे, करंट से लिंक करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो ये होता है विनिवेश। ठीक है, कि अपनी हिस्सेदारी को बेच देना। देखिए सरकार के अनुसार इस प्रकार की बिक्री का मुख्य ध्येय, मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है, वित्तीय अनुशासन बढ़ाना। क्योंकि आपको भी पता होगा कि भाई अगर वो निजी क्षेत्रों में जाते हैं तो निजी क्षेत्र में क्या होता था, थोड़ा सा आप देखेंगे कि सुविधाएं या व्यवस्थाएं आज भी देखेंगे कि प्राइवेट सरकारी चीज़ें सीधे डिफाइन होती है कि ये सरकारी है, ये निजी है या प्राइवेट है। तो वित्तीय अनुशासन, क्योंकि सरकार के पास, निजी क्षेत्र के पास सीमित चीज़ें होती है, भाई एक कंपनी 2 कंपनी, उसको सरकार के पास पूरा देश चलाना, बहुत से सारे एग्रीकल्चर से संबंधित है, उद्योग है, व्यापार है, सेवा क्षेत्र है, हर चीज़ में देखना होता है। तो सरकार का क्या था कि अगर कुछ चीज़ें अगर प्राइवेट सेक्टर में जाएंगी तो उससे वित्तीय अनुशासन, आधुनिकीकरण हो गया, इन सबको थोड़ा सा बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, साथ ही क्या हुआ कि भाई जब इसमें निजी पूंजी लगी तो वो उद्योग जब प्राइवेट सेक्टर के हाथों में, तो उद्योगों का भी डेवलपमेंट, अब धीरे धीरे उद्योग डेवलप होने लगे, उसमें आधुनिक क्षमताएं, मशीनी टेक्नोलॉजी आने लगी। तो विनिवेश क्या कह सकते हैं कि निजीकरण से ये थोड़ा सा फ़ायदा होने लगा इंडिया को, तो इसलिए निजीकरण प्रारंभ किया गया। देखिए साथ ही क्या किया गया कि अब देखिए क्योंकि अब निजी हाथों में चला गया, तो अब क्या हुआ, इस कंपनी में बाहर की भी कंपनियां जो है आके निवेश करने लगी, अपना शेयर इसमें लगाने लगी, जिससे और ये
अभी एक देश में फिर मल्टीनेशनल कंपनियां बनने लगी, ठीक है। तो धीरे धीरे हमारे उद्योगों का विकास हुआ, ठीक है। सरकार के पास जो कंपनियां थी, ठीक है, सरकारी हाथ में, तो उसमें भी सरकार ने नवरत्न कंपनियां हो गई, लघु रत्न या फिर महारत्न कंपनियों से दर्जा देना स्टार्ट किया। इसमें क्या होता है कि दर्जा देने से उनको पास एक तो प्रोत्साहन मिलता है, किसी को पुरस्कृत करेंगे तो उसको प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही क्या हुआ कि उनको भी थोड़ा फ्रीडम मिल जाती है कि वो इतने मूल्य से 5,000 करोड़ हो गया, ठीक है, 500 करोड़ हो गया, ऐसे क्राइटेरिया है। उनको भी सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी कंपनियों को भी ये रत्न या दर्जा मिलने से वो फ्रीली इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं बहुत सी जगहों पे। तो थोड़े से इससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ उद्योगों का एक नया तरीके से निजीकरण से विकास प्रारंभ हो गया, ठीक है। अब इससे देखेंगे कि हमारे यहाँ, आप जैसे कि आप देखें 2001 में इसी के थ्रू अब हमारी कंपनियां जो है मल्टीनेशनल मतलब कि एक ब्रांड टाइप का बनने लगी, कह सकते हैं, निजीकरण इन सबको बढ़ावा। इससे कि टाटा ने क्या किया कि 2001 में एक इंग्लैंड की टेटली थी, आपने बहुत से टेटली जो है आपने देखा होगा शायद बहुत से लोगों ने, जो टी बैग आता ना, आप ग्रीन टी देखिए या नॉर्मल टी देखिए, तो एक टेटली कंपनी की आती थी, वो टी बैग बनाती थी, वो काफ़ी फेमस थी। टाटा ने क्या किया कि 2001 में टेटली कंपनी मतलब इंग्लैंड की कंपनी को उसने टाटा ने खरीद लिया, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी बात थी कि हमारे यहाँ की भाई 1991 से ये चीज़ें प्रोसेस हुई और केवल मात्र देखिए कि 2001 आते आते इन्होंने क्या किया कि इंग्लैंड की टाटा ने टेटली कंपनी को ख़रीद लिया, ठीक है, और वो भी ये दिया प्राइस इतने में ख़रीद लिया, ठीक है। अब बहुत से उसके बाद 2004 में देखिए टाटा इस्पात ने सिंगापुर में नेट स्टील इतने करोड़ को टाटा में डेब्यू हो रही है। तो बहुत सारे, अब क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनियां, ऐसे समझिए कि बहुत सारी कंपनियां हमारे देश की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने लगी। साथ ही क्या हुआ कि अब हमारी जो कंपनियां थी वो एक ब्रांड बनती जा रही थी, वो बाहर की कंपनियों को खरीद रही, बाहर की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, ठीक है, मल्टीनेशनल। तो इससे एक पूरा कह सकते हैं 3 डायमेंशनल, ठीक है, 360 डिग्री परिवर्तन हमारे एक उद्योग क्षेत्र में देखने को मिला, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आता है वैश्वीकरण, लेकिन इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। इसके पहले आप लोग क्या करिए कि पूरा लेक्चर देखिए, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखते रहिए, बताते रहिए, ठीक है। कोई डाउट आता है, जो भी आता है सीधे कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। और अभी लास्ट में चैप्टर जब ख़त्म होता है आपको एक रीडिंग करनी है और एक मेंस का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, तो उसका भी आंसर आप लिख के भेजना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।